नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज की वीडियो में हम फिर एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है यूएफडी की वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि पीआईडी जो है वो यूएफडी होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इसके साथ साथ जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ यूएफडी में होल्ड होती है, जो जो कंडीशंस आपने यूएफडी के लिए प्रूफ करी है, वो सब कंडीशंस आपकी पीआईडी में भी होल्ड होगी, क्योंकि हमारे पास में हर एक जो पीआईडी है वो यूएफडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसकी दो तरह की स्टेटमेंट मैंने पेपर्स में देखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखने जा रही हूँ, एवरी पीआईडी इज अ यूएफडी। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने एग्जाम में देखी है वो कुछ इस तरह से है, शो दैट in a PID factorization of non-zero non-unit into irreducible elements is unique up to associates। अब मैं इसकी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ती हूँ और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। शो दैट इन अ पीआईडी फैक्टराइजेशन ऑफ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट इनटू इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर हमने यूएफडी वर्ड ना यूज़ करके यूएफडी की डेफिनेशन को लिख दिया है कि हमारे पास में अगर रिंग पीआईडी हो तो हर एक जो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट होता है उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट का एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और वो हमेशा यूनिक होता है अप टू एसोसिएट्स। यानी कि अगर हमारे पास में दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं किसी भी एलिमेंट के एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, तो हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है वो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के इररिड्यूसिबल एलिमेंट का एसोसिएट होगा। ये हमारे पास में यूएफडी की डेफिनेशन को हमने इलेबोरेट करके लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट आर बी अ पीआईडी। हमारे पास में आर क्या है? पीआईडी। इफ आर इज अ फील्ड, अगर आर हमारे पास में फील्ड हो गया, वी आर डन। हमारा प्रूफ कंप्लीट क्यों हो जाएगा? बिकॉज एवरी फील्ड इज अ यूएफडी। हर एक जो फील्ड है वो यूएफडी होती है, इसलिए जैसे ही हमारे पास में आर फील्ड हो गया, हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। बट इफ आर इज नॉट अ फील्ड, अगर हमारे पास में आर फील्ड नहीं है, इसका मतलब आर के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि नॉन यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में ये फील्ड नहीं है तो उसका हर एक जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के, ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं जो कि नॉन यूनिट है। If R is not a field, then we can talk of non-zero non-units elements in R। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, A। लेट A belongs to R such that A not equal to 0, A non
यूनिट। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन ज़ीरो भी है और नॉन यूनिट भी है। हम क्या कहेंगे कि इस ए को हम फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और अगर इस ए के दो कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, तो हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है फर्स्ट कॉम्बिनेशन का, वो सेकेंड कॉम्बिनेशन के किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट का एसोसिएट होगा। और ए हमारे पास में एक आर्बिटरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो कंडीशन यहाँ पर हमारे पास में होल्ड करेगी हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट के लिए। इस तरह से हमारे पास में R जो है वो UFD हो जाएगा। As R is PID which is not a field, अब हमारे पास में R एक PID तो है मगर फील्ड नहीं है। तो हमने इससे पिछले वीडियो में एक थ्योरम करी थी, इफ R is a PID which is not a field, then every non-zero non-unit element is divisible by an irreducible element। हमने ये थ्योरम करी थी कि अगर हमारे पास में R एक PID है जो कि फील्ड नहीं है, तो हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है वो डिविजिबल होगा बाय एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में A क्या है, नॉन ज़ीरो, A नॉन यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। यहाँ पर एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट P1 belongs to R such that P1 जो है वो A को डिवाइड करेगा। तो हम A को किस तरह से लिख सकते हैं, P1 A1, जहाँ पर A1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है। तो A को हम लिख रहे हैं P1 A1। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में A1 जो है वो भी A को डिवाइड कर रहा है। अब A1 अगर A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि जो आइडियल जनरेट हो रहा है A से, वो कंटेन कर जाता है आइडियल जनरेटेड बाय A1 के अंदर। ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर A डिवाइड्स B है, इफ़ एंड ओनली इफ आइडियल जनरेटेड बाय A कंटेन्ड एंड इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय B कंटेन्ड एंड इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय A। तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है। अब हम सबसे पहले ये चीज़ प्रूफ कर रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है इसके अंदर, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं हो सकती है। वी क्लेम आइडियल जनरेटेड बाय ए स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय A1। लेट इफ पॉसिबल सपोज ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। अगर ये इक्वल है तो हम क्या देखेंगे कि हमें कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रोडिक्शन मिल रही है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि ये वाली जो इक्वालिटी है वो पॉसिबल नहीं होगी। लेट इफ पॉसिबल आइडियल जनरेटेड बाय A इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय A1। नाउ A1 belongs to ideal generated by A, which is equal to A, implies A1 is equal to AP for some P belongs to R। ये आ जाता है हमारे पास में। अब ये देखिए A is equal to AP for some P belongs to R। इसी के साथ साथ हमें क्या पता है, A is equal to P1 A1। ये चीज़ हमें दे रखी है। हम यहाँ पर
ये वाली जो a की वैल्यू है वो इधर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू p1 a1 p। हम इसको a1 p1 p इस तरह से लिख सकते हैं। a1 दोनों साइड है, उसको वो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन r है इसलिए, तो 1 इज इक्वल टू p1 इंटू p इम्प्लाइज p1 इज यूनिट। P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट P एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब P1 जो है वो यूनिट है। ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाती है बिकॉज P1 इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूनिट। ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट होने के कारण ये यूनिट नहीं हो सकता है। देयरफॉर आइडियल जनरेटेड बाय ए स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय ए 1। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट आ जाती है। अब हमारे पास में दो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले तो कि ये जो A1 आया है, A1 क्या वो यूनिट है या फिर नॉन यूनिट है। A1 यूनिट, A1 नॉन यूनिट। अब हम यहाँ पर दोनों सिचुएशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इफ A1 इज यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू P1 A1, जहाँ पर A1 जो है वो यूनिट हो रहा है और P1 एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, इम्प्लाइज A1 इज सॉरी A इज यूनिट। रीजन क्या है, बिकॉज एसोसिएट ऑफ irreducible element is also irreducible। इसी के साथ साथ आप a को कैसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू a implies a is a product of one irreducible element। आप a इज इक्वल टू a लिख पा रहे हो, इसका मतलब कि a को आप अकेले सिंगल प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट की फॉर्म में लिख पा रहे हो। सेकेंड टाइप का क्राइटेरिया आ जाता है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ प्रूव हो जाती है अगर हमारे पास में A1 जो है वो यूनिट आ जाता है तो। इफ A1 इज नॉन यूनिट, अगर हमारे पास में A1 जो है वो नॉन यूनिट आता है तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर जो हमने A में फॉलो करा है। ये हमारे पास में नॉन यूनिट, नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट आ जाता है, उसके बाद में देयर एग्जिस्ट एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट P2 belongs to R such that P2 divides A1। इसका मतलब हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू P2 A2, जहाँ पर ये जो A2 है वो R को बिलोंग कर रहा है। Therefore A2 divides A1। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल जनरेटेड बाय A1 कंटेन्ड इन इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय A2। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें करा था, हम यहाँ पर भी वी कैन प्रूव आइडियल जनरेटेड बाय A1 स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय A2। यहाँ पर भी हम स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। तो हमें क्या पता है, आइडियल जनरेटेड बाय A स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय A1 स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय A2। फिर से यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशंस आ जाएंगी, A2 इज यूनिट और A2 इज नॉन यूनिट।
ये हमारे पास में जो एलिमेंट है वो यूनिट है या फिर वो यूनिट नहीं है। अब फिर से हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ A2 इज यूनिट, तो हमारे पास में क्या हो गया, देन A1 इज इक्वल टू P2 A2। अब हमारे पास में A2 यूनिट आ जाता है, implies A1 is associate of P2, implies A1 is, रीजन क्या है, बिकॉज A2 is unit, implies A1 is also an irreducible element। हमारे पास में A1 जो है वो खुद एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है। हमें क्या पता है, A इज इक्वल टू P1 A1। P1 तो इरिड्यूसिबल एलिमेंट हमने कंसिडर ही किया था, A1 जो है वो भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया है। देयरफॉर A इज अ प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। तो इस केस में भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है और हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। मगर अगर हमारे पास में A2 जो है वो नॉन यूनिट है, अगर हमारे पास में A2 नॉन यूनिट है, सेम जो चीज़ हमने A में करी थी, A1 में करी थी, A2 में भी होगी हमारे पास में, implies there exists an irreducible element P3 belongs to R such that P3 divides A2, implies A2 is equal to P3 A3 where A3 belongs to R। हम A2 को P3 A3 लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, A3 divides A2 implies ideal generated by A2 contained in equal to ideal generated by A3। फिर से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, we can prove ideal generated by A2 strictly contained in equal to ideal generated by A3। तो ये हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम क्या देखेंगे, ये चीज़ वो यूनिट है नॉन यूनिट है, इस तरह से करते हुए हमें एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स मिल जाएगी। लेकिन ये एक प्रोसेस के बाद में स्टॉप ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास में असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है और R जो है वो एक PID है और PID जो है वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हर एक जो असेंडिंग चेन है वो आफ्टर अ स्टेज रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। दिस प्रोसेस can't continue infinitely because there exists a stage such that this chain terminate। रीज़न क्या है, because R is PID implies there exists M belongs to N such that A strictly contained in A1 strictly contained in A2 and so on strictly contained in AM is equal to, इसके बाद जितने भी आइडियल्स आएंगे ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। और हमारे पास में A जो था वो आर्बिट्ररी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट था, यानी कि जो कंडीशन है वो हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट के लिए ट्रू हो रही है। सिंस A was arbitrary, therefore every non-zero
non-unit element is expressible as product of irreducible element। तो हमारे पास में ये चीज़ प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। लेकिन हमने प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट को तक तो प्रूव कर दिया है, लेकिन अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे पास में अगर दो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं किसी भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट के एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के हर एक एलिमेंट जो है वो सेकेंड कॉम्बिनेशन के हर एक एलिमेंट का एसोसिएट होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn। और इसी के साथ साथ हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो m है वो इस n के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर ये हर एक जो pi है, each pi and qj are irreducible elements। हमें प्रूव ये करना है, नाउ टू प्रूव each pi is associate of some qj and m is equal to n। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल n इज ग्रेटर देन m, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास में qj, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन pi से बड़े हैं। नाउ p1 डिवाइड्स a, हमारे पास में ये नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा p1, जो कि a को डिवाइड करेगा। p1 डिवाइड्स a which is equal to q1 q2 and so on qn। here p1 is irreducible, हमारे पास में p1 जो है वो एक irreducible एलिमेंट है, implies p1 is a prime element, क्योंकि हमारे पास में r क्या है, PID है। तो PID के अंदर हमारे पास में एन एलिमेंट जो है वो प्राइम अगर होता है तो इररिड्यूसिबल होता है, और इररिड्यूसिबल होता है तो प्राइम हो जाता है। प्राइम और इररिड्यूसिबल सेम होते हैं PID में। एन एलिमेंट इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इररिड्यूसिबल। अब P1 जो है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि P1 जो है वो इनमें से एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, implies P1 divides one of Q1 Q2 and so on Qn। सपोज P1 जो है वो Q1 को डिवाइड कर रहा है, implies Q1 is equal to P1 x1, यहाँ पर x1 जो है वो R का एलिमेंट है। अब Q1 हमारे पास में इररिड्यूसिबल है। नाउ Q1 इज इररिड्यूसिबल, इसका मतलब क्या हुआ, या तो P1 यूनिट है या x1 यूनिट है, बट P1 खुद इररिड्यूसिबल है, इसलिए ओनली ऑप्शन क्या रह जाता है, x1 मस्ट बी यूनिट। हम यहाँ पर हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है P1 P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn, यहाँ पर Q1 की जगह हम ये वाली वैल्यू जो है P1 x1 ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू P1 x1 Q2 एंड सो ऑन Qn। ये चीज़ हमको मिल जाती है। इसको मैं रीराइट कर लेती हूँ, P1 P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू P1 x1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। अब यहाँ पर P1 से P1 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है।
तो हमें क्या मिल गया, P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू x1 q2 q3 एंड सो ऑन Qn, ये मिल जाता है। उसके बाद में इसी तरह से जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P2 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू x1 x2 q3 q4 एंड सो ऑन Qn। यहाँ पर P2 भी रहेगा, P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक इंटीग्रल डोमेन है, और हमको नया एक्सप्रेशन जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा P3 P4 एंड सो ऑन Pm इज इक्वल टू x1 x2 q3 q4 एंड सो ऑन Qn। इसी तरह से हम तब तक प्रोसीड करते रहेंगे जब तक ये हमारे सारे के सारे जो PMs हैं वो ख़त्म ना हो जाए। Proceeding like this, we get, ये सब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xm qm प्लस 1 qm प्लस 2 एंड सो ऑन Qn। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है वो बच जाता है। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 is equal to x1 x2 and so on xm into qm plus 1 into qm plus 2 and so on qn minus 1 into qn। अब यहाँ पर देखिए, ये सपोज एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिटी ऑफ आर, implies qn is unit। दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट है। तो Qn हमारे पास में यूनिट आ गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई बिकॉज ऑल Qj's आर इररिड्यूसिबल। तो हर एक जो Qj है वो इररिड्यूसिबल होने के कारण नॉन यूनिट होगा। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम करा था वो गलत है, यानी कि n जो है वो m से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब n अगर m से बड़ा नहीं है, इसका मतलब कि m n से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगर हम p और q का रोल इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर हमने शुरुआत करी थी p1 डिवाइड्स a से, अगर हम रोल इंटरचेंज कर दें यानी कि q1 डिवाइड्स a से अगर शुरुआत कर दें तो हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगी कि m जो है वो भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। बाय इंटरचेंजिंग roles of Pi and Qj, we get m cannot be greater than n, implies m is equal to n. Also we had seen, इसी के साथ साथ हमने क्या देखा है कि P1 जो है वो Q1 का एसोसिएट हो रहा है, P2 जो है वो Q2 का एसोसिएट हो रहा है, एंड सिमिलरली कंटिन्यू करते हुए Pn जो है वो Qn का एसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि हर एक जो Pi है वो किसी न किसी Qj का एसोसिएट हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि तो इस तरह से हमने यहाँ पर हर एक PID को UFD प्रूफ कर दिया है, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है तो उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, और अगर हमारे पास में ऐसे दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है फर्स्ट कॉम्बिनेशन का वो सेकंड कॉम्बिनेशन के इररिड्यूसिबल एलिमेंट का एसोसिएट होगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो प्रूफ है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।